दुनिया भर में रियल एस्टेट जो है वो 70% वेल्थ का सोर्स जो है वो रियल एस्टेट है। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड करेंसीज कमोडिटीज ये रिमेनिंग 30% है। कोई भी आदमी जो किराए की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, मुझे समझ ही नहीं आती कि वो क्यों करेगा। वो डॉल्मेन सिटी रीट खरीदेगा। यानी अमीर आदमी का घर बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज वो अफोर्ड कर सकता है। गरीब आदमी का घर बनाना बहुत मुश्किल है। 1800 स्क्वायर फीट को 100 स्क्वायर फीट के 18 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसको हम प्रॉपर्टी शेयर बोल रहे हैं। बीच में हमने अपार्टमेंट्स बेचे, फिर वो अपार्टमेंट्स हमने डेवलप करके लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये हम कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि अब उन लोगों को एड्रेस करो जो पूरा अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते, तो उनको आप बोलें कि आप 100 फीट खरीद लो। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अगर आप इन्वेस्ट कर सकें इंस्टॉलमेंट्स में, तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। एक आदमी ने अपार्टमेंट बुक कराया, अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे की, फिर उसने जब बिल्डिंग पोजीशन के लिए आई तो उसने वो अपार्टमेंट मार्केट में बेच दिया, तो उसका रिटर्न 26% का IRR बना, विच इज़ अ वेरी हेल्दी रिटर्न। सो रियल एस्टेट सेफ और सिक्योर है, प्रोवाइडेड उसको कोई ऑथेंटिक सप्लायर लेकर आ रहा है विद ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स इन प्लेस। इससे पहले कि आप पॉडकास्ट देखें, मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि सरमाया.pk जो हम 2018 से बिल्ड करें, और हमने उस वक्त स्टार्ट की जब ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट की जगह प्रॉपर्टी को प्रेफर करते थे। अब स्टॉक मार्केट पे हमने बड़ा अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया, और अब हम देख भी रहे हैं माशाल्लाह 5 लाख से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आए भी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो वहाँ पर ही रहा, जो कि था प्रॉपर्टी में अभी भी ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं, लेकिन एक मेन चैलेंज है कि ज़्यादातर लोगों के साथ स्कैम होता है। आप लैंड लेकर रख लेते हैं, अभी तक आप घर नहीं बना पाते। और जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था एजाज साहब के साथ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि जहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम एक मेजर एसेट क्लास के साथ है, हम हमेशा ये कोशिश कर रहे थे कि वो कौन सा एवेन्यू होगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर जहाँ पे हम एज ए प्लेटफॉर्म आके कोई कंट्रीब्यूट कर सकें। और ये पॉडकास्ट ने मुझे हेल्प की उस एवेन्यू को आइडेंटिफाई करने की। और बाय द टाइम ये जब पॉडकास्ट ख़त्म हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आई सरमाया के एक प्रॉपर्टी पोर्टल की, जिसको हमने नाम दिया है प्रॉपर्टी बाय सरमाया। प्रॉपर्टी बाय सरमाया में हम क्या दे रहे हैं, हम वो अपार्टमेंट्स वगैरह पे आपको एक्सेस दे रहे हैं जो कि क्रेडिबल डेवलपर्स ने बिल्ड की है। इस पॉडकास्ट को जब आप लिसन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। और बाय द वे, ये प्रॉपर्टी का जो पोर्टल था, ये कोई हमारा प्री प्लान नहीं था, ये तो पॉडकास्ट के बाद हुआ। तो जो डिस्कशन आप देख रहे होंगे उसने मुझे कन्विंस किया कि इस तरह की चीज़ पब्लिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपको भी वो कन्विंसिंग वाली चीज़ पॉडकास्ट में नज़र आए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे पोर्टल सरमाया.pk/प्रॉपर्टी पे जाएं, और कोई भी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लिस्ट हुई है, जिसकी डिस्कशन हमने पॉडकास्ट में भी की है, उसको जाके आप बाय करें। इस पे डिटेल वीडियो मैं बाद में करूँगा। अब यह पॉडकास्ट एंजॉय करें और फिर सरमाया के प्रॉपर्टी के पोर्टल पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। आज की जो सरमाया टॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं लिंक करूंगा 2023 दिसंबर के अंदर मैंने एक पॉडकास्ट की थी जिसका टाइटल मैंने ये रखा था कि कैसे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं 6,500 रुपये में। और वो 6,500 रुपये मैंने क्यों कहे थे, क्योंकि उस वक्त जो DCR के CEO जो आज भी हमारे गेस्ट हैं एजाज साहब आए थे, उस वक्त DCR की जो वैल्यू थी वो 13 रुपये पे ट्रेड हो रही थी। तो 500 शेयर मिनिमम आप ले सकते थे, जो कि 6,500 की वैल्यू रखते हैं। उसी पॉडकास्ट से मैंने इतना कुछ सीखा कि मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये कहा कि आपको रियल एस्टेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रेंटल के लिए आप रियल एस्टेट लेते हो उससे बेहतर है कि आप इन्वेस्ट करें। और उस वीडियो का टाइटल था 72,000 के पैसे आप डिविडेंड में कैसे कमा सकते हैं। वो जो वीडियो थी वो माशाल्लाह यूट्यूब पे 500,000 से ज़्यादा लोगों ने देखी, अभी भी फेसबुक के ऊपर मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखी। और सब लोगों को ये चीज़ समझ आई है कि जो मैं बता रहा था कि रादर दैन फिज़िकल प्रॉपर्टी लेने के, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप उसको इन्वेस्ट करके रेंटल यील्ड के थ्रू, रेंटल इनकम या डिविडेंड के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी या जो रेंटल आप दे रहे हैं उसको कवर अप कैसे कर सकते हैं। वो जो एपिसोड थी, और अगेन मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे खुद उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि आप उस एपिसोड को दोबारा ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करें और आप लोग उसी, और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने उस वक्त DCR के ऊपर इन्वेस्ट किया था, मैं अभी उसके स्टैट देख रहा था जब हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, सो DCR के ऊपर आपको तकरीबन
आज की तारीख में 50% का कैगर। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए की वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट की थी उसकी आज की कदर जो है, वैल्यू जो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन 2,80,000 रुपया है। और डीसीआर ने तकरीबन 50,000 रुपये का डिविडेंड दिया है। मतलब कि पिछले 2.5 साल के अंदर डीसीआर ऑलरेडी 50% का रिटर्न आपको रिटर्न बैक कर चुका है बाय गिविंग यू डिविडेंड। एक और चीज़ हमने डेवलपमेंटल यील्ड में जीआरआर को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने 1 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट किए होते तो तकरीबन 65,000 का तो आपको डिविडेंड मिला है, और उसकी भी वैल्यू तकरीबन 1,70,000 रुपया है। सो आज जो है वो कंटिन्यूएशन है उसी चीज़ की। और आज फिर मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा एजाज भी आपका दोबारा आने का। और आप लोगों को मैं इसीलिए ये स्टैट्स बता रहा हूँ कि ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट के थ्रू या प्रॉपर्टी में नहीं आप बाय कर पा रहे, कैसे आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, आज फोकस एरिया ये होगा। जी एजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई थिंक मैं एजाज भी लगता है ऐसे ही है जैसे कल की बात है, लेकिन 2.5 साल हो गए हैं जब हमने पहले किया था। और मैं आज जब कल रिव्यू कर रहा था कि यार वो जो वीडियो की थी टाइटल क्या रखा था, मैं कहा 6,500 क्यों रखा था। मुझे याद आया कि उस वक्त 500 से कम यूनिट्स आप ले नहीं सकते थे। आज तो स्टॉक मार्केट में भी चेंजेस आ गया, आप इवन एक शेयर ले सकते हैं। आज की तारीख में तकरीबन 37 रुपये का डीसीआर का शेयर है। उस वक्त आप तकरीबन 6,500 से स्टार्ट कर सकते हैं, आज 37 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि पहले हम डीसीआर को करें, फिर हम जीआरआर को करें, फिर जो हम मेन टॉपिक था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के इश्यूज़ ये हैं कि वो प्रॉपर्टी ले नहीं सकते हैं, तो कैसे वो कम पैसों से प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल हम एंड पे आएंगे। डीसीआर में माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस हमने देखी है। जिस तरीके से आप लोग REIT का बिज़नेस पाकिस्तान में लेकर आए हैं, आई थिंक पायनियर आप लोग ही हैं। और डीसीआर इज़ वन ऑफ द विनिंग एग्जाम्पल कि किस तरह आप लोगों ने इसको कैरी आउट किया है। एक जो चीज़ हमने डीसीआर में देखी थी, आप लोगों ने रेंटल्स जो थे, एग्रीमेंट जो थे, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, जहाँ पे आप प्रॉफिट शेयरिंग पे, रेवेन्यू बेस पे एग्रीमेंट करे थे। मैं पहले उसी से स्टार्ट करता हूँ कि वो जो मॉडल था वो सब पे अप्लाई हो रहा है, या आपने पार्शली सबको ऑफर की थी, या सारे लोग अब इसी मॉडल के ऊपर आपके साथ काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोगों का जो रोल है इन्वेस्टर अवेयरनेस के हवाले से, वो बहुत अहम है, और इस एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदाज़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस और नॉलेज जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो बहुत महदूद है। जी जी। और उसको बढ़ाएं ताकि लोग अपने माशी फ़ैसले बेहतर तौर पे कर सकें। अब हम आते हैं डॉल्मेन सिटी रीट की तरफ। ये साउथ एशिया की पहली लिस्टेड रीट है, जिसमें डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन और हार्बर फ्रंट एक ऑफिस बिल्डिंग है, वो दो कंपोनेंट्स हैं इसके। और उसमें तकरीबन 8 लाख स्क्वायर फीट एरिया जो है वो रेंट आउट हुआ है। 10 साल से ये ऑपरेशंस में है, और माशाल्लाह हर साल डिविडेंड बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। जैसे अभी हम एक क्वार्टर में तकरीबन 66 पैसे का डिविडेंड दिए हैं लास्ट क्वार्टर में। जी जी। इसको अगर आप एनुअलाइज करें तो आप 2 रुपये 60 पैसे के करीब आपका सालाना डिविडेंड बन जाता है, जो इशू प्राइस पे या फेस वैल्यू पे तकरीबन 26% का रिटर्न है। जी जी। सो ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी अच्छा हेज है, रेंटल यील्ड भी इसकी अच्छी है, लिक्विडिटी भी इसकी बेहतर है, अच्छी है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा एसेट साबित हुआ है। अब ये एसेट अच्छा कैसे परफॉर्म करता रहे, तो ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का चैलेंज है कि इस बिल्डिंग को अच्छे से मेंटेन करना है, जो हम कर रहे हैं। फुटफॉल को मुस्तहकम रखना है, जो हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। टेनेंट्स जो हैं वो अच्छा बिजनेस कर पाएँ, वो हम कर रहे हैं। और माशाल्लाह आपको सब अच्छे ब्रांड्स, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप डॉल्मेन मॉल में जाइए और अपनी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। जी तो ये 2-3 इस वक्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के मामलात हैं, जिनको बहुत अच्छे से हमारे जो प्रॉपर्टी मैनेजर हैं वो निभा रहे हैं। तो ये एक तो कामयाबी हो रही है। मोर देन 95% ऑक्यूपेंसी चल रही है। टर्नओवर रहता है बहुत ही मिनिमल। जैसे कारफोर हमारे यहाँ था, वो एग्ज़िट किया है पाकिस्तान से। तो हमारे यहाँ से डॉल्मेन से तो एग्ज़िट कर लिया है, बाकी जगहों से भी मुझे ऐसा लगता है वो लोग एग्ज़िट करेंगे। तो वो जो जगह थी उसकी यील्ड बेहतर हो जाएगी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। इट इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़, क्योंकि मैंने देखा था नेगेटिव में लोग रहे थे कि कारफोर जी चला जी, गया, डीसीआर का क्या बनेगा। तो वो बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया है उस एपिसोड को उन्होंने, और उसकी यील्ड जो है वो इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगी यूनिट होल्डर्स के लिए। अच्छा, दूसरा जो है कि पूरी मार्केट इवॉल्व हो रही है, यानी एक तो अच्छे मॉल्स बनने चाहिए। अच्छे मॉल्स बनाने के लिए आपको सिग्निफिकेंट कैपिटल कमिटमेंट चाहिए। वो कैपिटल कमिटमेंट के लिए जो अनसर्टेनिटी का रिस्क है, डॉल्मेन मॉल ने उसको
मिनिमाइज किया है, क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ा दी है कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है, किस किस्म की यील्ड्स होती हैं, किस किस्म के रिटर्न्स होते हैं, कंज्यूमर क्या चाहता है फॉर एग्जांपल। उसकी वजह से वो उसका रिस्क कम हुआ है। तो एक तो आपको मॉल्स बनानी है, फिर मॉल के अंदर जो टेनेंट्स हैं उनके लिए भी वो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा किराया वसूल कर लें और उनका बिजनेस सफ़र करे, क्योंकि हमारा जो इनकम है वो उनकी कॉस्ट है। तो इसमें भी हमारे इंटरेस्ट अलाइन होने चाहिए। वो इंटरेस्ट अलाइन करने के लिए हमने ये एक फार्मूला बना, और ये दुनिया भर में ऐसा चलता है कि हम आपके साथ रेवेन्यू शेयर कर लेते हैं, ताकि आपको अप फ्रंट कॉस्ट फील नहीं हो। आप परफॉर्म करें तो हम परफॉर्म करें, और हमारे लिए भी ये मोटिव होना चाहिए कि हम आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। और तो उसमें ये ट्रांसपेरेंसी, और हाउ यू आर बेसिकली मेकिंग। अच्छे, एक तो टेनेंट्स अच्छे हैं, सब ट्रिपल ए रेटेड क्लाइंट्स हैं जिनका फोकस है बिजनेस की ग्रोथ। इनकम हाइड करना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल हो गई है, कैश रजिस्टर्स वगैरह लिंक हैं, डेली रिपोर्ट आती है, तो और उनके भी ऑडिट्स होते हैं, हमारे भी ऑडिट्स होते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी का कोई इशू नहीं है। तो ये बहुत हेल्दी डेवलपमेंट है कि ये सबके लिए विन विन है। तो ऐसा नहीं हो किसी को एक्सेसिव बेनिफिट हो जाए, किसी को एक्सेसिव कॉस्ट हो जाए, और वो कम हो बट गया इट इज अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म, यानी वो कोई ऑप्शनल नहीं है कि कोई फिक्स दे दे या कोई इस तरह दे। अभी तो बड़े हमारे जो टेनेंट्स हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। जैसे मैंने कहा कि मार्केट इवॉल्व करेगी, जी जी। फिर जो छोटे टेनेंट्स हैं वो भी देखेंगे कि बेहतर है, तो उन सबको हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो इसी फार्मूले पे आ जाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा आपने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था डेवलपमेंटल डील में, उस वक्त जीआरआर आया था और उसके ऊपर दिया था, और उस वक्त अगर मुझे याद पड़ता है हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि दिस इज़ ए 3 years टाइम, 2026 में हम इसको ख़त्म कर देंगे। अभी 2026 तो आ गई है, सो व्हाट इज़ द प्लान फॉर जीआरआर। मेरा ख्याल है कि या तो एंड 2026 में हो जाएगा या फर्स्ट क्वार्टर 2027 में। और उसमें इसका जो शेयर होल्डर हैं दे विल, उनके जो जितने शेयर्स की वैल्यू है वो आप देंगे, या जो हो किस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या ये ख़त्म किस तरह होगा, डीलिस्ट कैसे होगा। ये डेवलपमेंटल रीट है, यानी ग्लोब रेजिडेंसी रीट ने 5 प्लॉट्स एक्वायर किए, उनके ऊपर अपार्टमेंट्स बना के उनको सेल किया। ठीक है। और इसी रीट में मिज़ान बैंक ने हमारे साथ पार्टनरशिप भी किया। ये टोटल 9 टावर्स हैं, उनमें से 3 टावर्स के ऊपर मिज़ान की पार्टनरशिप भी है हमारे साथ। ठीक है। तो आइडिया ये था कि सारे अपार्टमेंट्स को बना के बेचें, और जो प्रॉफिट हो वो यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और उनका प्रिंसिपल उनको रिटर्न कर दिया जाए। सही है। और अभी तक हम तकरीबन 10 रुपए के यूनिट पे 8.5 रुपए का डिविडेंड दे चुके हैं। बिल्कुल दे चुके हैं जी। और ये इस साल जैसे जून में हम फिर मजीद डिविडेंड देंगे, जी और जी। 2027 तक इसको, इनके फर्स्ट क्वार्टर 2027 तक इसको वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि सारे अपार्टमेंट्स हमारे ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। ठीक है। बहुत कम यूनिट्स रह गए हैं, वो बिक जाएंगे, उनके प्रोसीड्स लेके ओनर्स को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, ठीक और है। जो कैश फ्लो होगा वो यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रो रेट बेसिस। तो आज की प्राइस पे अगर आप देखेंगे जीआरआर को, तो मेरा ख्याल है कि हेल्दी 18 to 20% का आईआरआर बनेगा। बिल्कुल दे रहा है, और मैं यही देख रहा था सर कि 8.5 रुपये का डिविडेंड, 10 रुपये की आईपीओ लिस्टिंग, जी 20 रुपये के ऊपर शेयर ट्रेड हो रहा है। अभी आप एक और डिविडेंड देंगे, जिन्होंने आईपीओ में लिया हुआ था जी वो जी, तीसरे ये साल बहुत में अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हुई। उनके लिए हुई है। और दिस गोज, ये जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो वर यू अवेयर कि ये फॉर एग्जांपल इतने लेवल तक का इतना रिटर्न आपको दे ही देगा इन्वेस्टर जो आईपीओ के अंदर आ रहे हैं जी ऐसे। जी, हमारी प्रोजेक्शंस होती हैं, वो हम शेयर करते हैं प्रोस्पेक्टस में। जी जी। और इसके अभी आपका एक सिग्नेचर आईपीओ भी था जिसमें मैं देख रहा था, उस पर भी आई थिंक 30 to 40% का भी इस तरह के कह रहे थे कि रिटर्न्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही था। वो ज़्यादा सिंपलर है, वो एक ही प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग जी जी। बन रही है, वो सारी सोल्ड आउट है, बस वो कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, और उसका भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी प्रोसीड्स। ये तो चलें, सर एजाज भाई आपने बड़ा अच्छे तरीके से हमें बता दिया जो लिस्टेड आपको उसमें। और माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ ये है कि इट्स नॉट अबाउट कि अब रीड का मुझे लगता है आपसे बेहतर एक्सपर्टीज लेवल कोई नहीं है, हाउ टू मैनेज द प्रॉपर्टी, हाउ टू लिस्ट द प्रॉपर्टी, हाउ टू गिव बेनिफिट टू द शेयर होल्डर, एंड पीपल आई बिलीव के ट्रस्ट यू मोर इन टर्म्स ऑफ जब भी रीड की बात आती है और आपका नाम साथ हो, RFB रीड के उसके साथ हो, तो लोग पीपल ट्रस्ट यू गाइज एंड यू आर बेसिकली डिलीवरिंग एज वेल। अब एक जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज अराउंड बाइंग द प्रॉपर्टीज, और उसमें जो आपका एक और जो इनिशिएटिव मैंने देखा था वो बड़ा अच्छा आप मुझे लगा था, जो प्रॉपर्टी शेयर के नाम से था। सो थोड़ा सा प्रॉपर्टी शेयर के बारे में बताएंगे, वो किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है जो कि लिस्टेड कंपनीज रीट वाली नहीं एड्रेस कर रही। आइडिया क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आम आदमी तक पहुंचाई जाएं, वो चंद हाथों में महदूद ना हो। तो रीट एक इंस्ट्रूमेंट बना कि जिसमें आप रियल एस्टेट एसेट को यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं 10-10 रुपए के। जैसा आपने कहा कि अब आप पूरा डॉलमेन तो नहीं ख़रीद सकते हैं,
लेकिन आप डॉलमेंट में हिस्सेदार बन सकते हैं 1 यूनिट खरीद के भी। तो जिसके पास 37 रुपए भी हैं वो भी डॉलमेंट में प्रो रेट ओनर बन सकता है और उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसी तरह जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट एक बुनियादी डिज़ायर है सबकी, लोग अपना फ्यूचर सिक्योर्ड महसूस समझते हैं जब वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी का एक यूनिट बेचते हैं, जैसे कि अपार्टमेंट बेच रहे हैं आप 1800 स्क्वायर फीट का, तो उसकी मार्केट वैल्यू है कोई 3-3.25 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल। वो 3-3.25 करोड़ रुपए सबके पास नहीं होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स के पास, जिनके अंदर हम ज़्यादा चाहते हैं कि सेविंग की हैबिट इनकलकेट हो। तो हमने 1800 स्क्वायर फीट को 100 स्क्वायर फीट के 18 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसको हम प्रॉपर्टी शेयर बेच बोल रहे हैं। सो बजाय कि आप 3 करोड़ का वो ख़रीदें, आप 16 लाख रुपए का एक यूनिट ख़रीद सकते हैं। तो आपको 16 लाख रुपए देने हैं और आप 100 स्क्वायर फीट के मालिक बन जाएंगे। और आपके पास जूं पैसे आए आप अपने नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर सकते हैं। आपके राइट्स, आपकी ऑब्लिगेशंस, आपके रिवॉर्ड्स वो आइडेंटिकल हैं, एग्जैक्टली वही हैं जो पूरा अपार्टमेंट खरीदने वाले के हैं। लेकिन आप बजाय के वेट करें कि मैं 3 करोड़ रुपए जमा करूंगा फिर अपार्टमेंट खरीदूंगा, जब आप जाएंगे तो वो अपार्टमेंट 5 करोड़ का हो चुका होगा। तो आप आज से ही वो अपार्टमेंट एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये प्रॉपर्टी शेयर का हमने प्रोडक्ट बनाया है, जो उसको स्ट्रक्चर किया पूरी तरह 100% कंप्लाइंट है, शरिया कंप्लाइंट भी है, और इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टर्स का आ रहा है। और मैंने एक चीज़ देखी है एजाज भाई कि नॉर्मली द सर्कल इज़ कि पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल सेव मनी, और जब पैसे सेव हो जाते हैं जो प्लॉट उन्होंने लेना होता है 20 का, वो जब तक सेव होते हैं तो वो 50 का हो गया होता है। अगर वो इंस्टॉलमेंट पे भी जाते हैं तो ऐसी जगह पे प्लॉट लेके बैठते हैं चेज जो कर रहे कि होते हैं जी। कभी वो डेवलप होता ही नहीं है, हाथ में आता ही नहीं है कि जब आप अपना करें। मेरे सामने मैंने खुद भी एक प्रॉपर्टी में की थी जो बड़े एक अच्छे ग्रुप के अंडर थी, एंड इट टुक मी 7 years टू जस्ट होल्ड होल्ड होल्ड। जब वो थोड़ी सी प्रॉफिटेबल हुई, प्रॉपर्टी तो नहीं बनी, आज तक नहीं बनी, शुक्र है मैं निकल गया था, लेकिन आई बेसिकली एग्जिटेड एंड देन आई डिड समथिंग डिफरेंट। लोग अगर पोजीशन वाली जगह पे जाते हैं वो इतनी महंगी होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उस अफोर्ड के लिए वो मेहनत करते हैं, पैसे जमा करते 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 हैं, बाय द टाइम वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं सो सिर्फ प्लॉट ले पाते हैं, घर नहीं बना पाते। जो मुझे आपकी बात से समझ आई है कि रादर दैन कीपिंग योर मनी और सेविंग योर मनी, वाई नॉट कि उसी फ्रैक्शन के ऊपर आप थोड़ा सा बाय करते जाएं, और उस बाय के ऊपर मे बी फ्रैक्शंस इतने ज़्यादा हो जाए कि यू बिकम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटायर अपार्टमेंट एज वेल। प्रॉपर्टी, बिल्कुल। बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली मैं दुबई में देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा था। अब अगर किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए भी यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मे बी मैं पूरा अपार्टमेंट तो नहीं ले सकता, मे बी मैं 3-4 यूनिट्स आपके, ये मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से आप लोग स्टार्ट करें कि किसी भी प्रॉपर्टी में कितने से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप पूरा नहीं भी ले सकते और अगर आप लोग ही मैनेज करें और वो रेंटल पे भी लग रहा है, सो कितना लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस पर रेंटल यील्ड कितना वो उस इन्वेस्टमेंट पे ले? अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट का काम है, ये रिलेटिवली न्यू फील्ड है, यानी फाइनेंस में भी ये रिलेटिवली न्यू फील्ड है। और इसकी लिटरेसी क्योंकि पाकिस्तान में लो है, फाइनेंशियल लिटरेसी उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। मैं तो उन प्रोफेशनल्स को भी मिलता हूँ जो फाइनेंस के प्रोफेशन में हैं, यानी बैंकर्स हैं या लॉयर्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी का वहाँ पे भी फुकदान पाया जाता है। तो एक तो हमको अवेयरनेस और लिटरेसी के हवाले से एक ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मैसिव काम करने की। आज अगर एक प्रोजेक्ट अनाउंस हो अपार्टमेंट बिल्डिंग, और वो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे आपको अलाउ करे कि आप उसका अपार्टमेंट ख़रीद लें, 5 साल तक पे करें, तो आपका रिटर्न क्या बनेगा? अब ये वो सवाल है जिसका कोई क्रिस्प रिस्पॉन्स नहीं मिलता इन्वेस्टर को। आप अगर आज नेशनल बैंक का शेयर ख़रीदेंगे तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो वो आपको बताता है कि इसकी EPS लास्ट ईयर क्या थी, अगले साल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, PE मल्टीपल क्या चल रहा है, मल्टीपल ये हो जाएगा तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूछें कि मैं अपार्टमेंट आज इंस्टॉलमेंट्स पे बुक कराऊँ, 5 साल तक मैं इंस्टॉलमेंट्स पे करूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सवाल का क्रिस्प जवाब मार्केट में नहीं मिलता है, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी नहीं है। पहला सवाल तो 5 साल में कह रहे हैं देंगे नहीं 5 साल में, फिर क्या ये प्राइस बढ़ा तो नहीं देंगे। तो सप्लाई साइड के भी इश्यूज़ हैं, डिमांड साइड के भी इश्यूज़ हैं, अवेयरनेस के भी इशू हैं, रेगुलेटरी फ्रंट पे भी इश्यूज़ हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हमने सीधा कर लिया
तो मुझे लगता है कि हम लोग एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। और एक बहुत बड़ा मिसटेस्ट और भी है अभी हमने डेटा जमा जी किया, फॉर एग्जांपल ग्लोब रेजिडेंसी में जिन्होंने अपार्टमेंट बुक कराया उनका रिटर्न क्या बना? उनका रिटर्न बना 26%। हमारे पास डेटा आ गया ठीक कि है एक आदमी ने अपार्टमेंट बुक कराया, अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे की, फिर उसने जब बिल्डिंग पोजेशन के लिए आई तो उसने वो अपार्टमेंट मार्केट में बेच दिया, हम्म तो उसका रिटर्न 26% का IRR बना, विच इज़ अ वेरी हेल्दी रिटर्न। हम्म अगर वो उसका अपार्टमेंट नहीं बिकता तो वो क्या करता? तो वो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर देता। उसकी रेंटल यील्ड क्या बनती? वो उसकी कॉस्ट के ऊपर उसकी रेंटल यील्ड जो है वो 8% प्लस बनती, हम्म विच इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। हम्म सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अगर आप इन्वेस्ट कर सकें हम्म इंस्टॉलमेंट्स में तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हम्म क्योंकि जो ग्रोथ आती है बिजनेस में, अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें क्रेडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम्म क्रेडिट हमारे यहाँ आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है। हम्म जो मॉर्गेज फाइनेंस है पाकिस्तान में, स्टेट बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक उसमें सिर्फ 64,000 मॉर्गेजेस हैं, हम्म ओनली 64,000, और मोर देन 50% बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं। हम्म सो अदर देन बैंक एम्प्लॉय सिर्फ 30,000 लोगों को ही मॉर्गेज अवेलेबल हो सका है। हम्म जब बिल्डर आपको इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफर करता है अपार्टमेंट, तो वो इफेक्टिवली आपको क्रेडिट एक्सटेंड कर रहा है हम्म कि ये मेरा 2 करोड़ का अपार्टमेंट है, आप 5 साल में दे देना 40-40 लाख करके। हम्म तो वो इफेक्टिवली आपको लोन दे रहा है हम्म और आपको बोल रहा है कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हुई है, लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है, ना डेवलपर के पास है, ना इन्वेस्टर के पास है, ना कोई रिसर्च हाउस है जो इसको रिसर्च करे। और उससे बढ़कर प्रॉब्लम क्या है कि रेगुलेशन जो है रियल एस्टेट सेक्टर की वो बहुत पुअर है और पैची है। आप डॉक्यूमेंट में लिखते हैं अपार्टमेंट की वैल्यू 30 लाख रुपए है, एक्चुअल वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, तो बोले कि ये फ़र्क क्यों है? वो कहते हैं DC रेट भी है इसमें, FBR रेट भी इन्वॉल्व है, और उसमें फिर टैक्सेस भी बहुत हैवी हैं। तो ये इस तरह से एक इशू कॉम्प्लिकेट हो गया। उसका हमने सिंपल क्या किया कि पहले तो रीट लाओ। रीट में इट इज़ एंटायरली ट्रांसपेरेंट एंड डॉक्यूमेंटेड। उसकी कॉस्ट है वो हम बेयर करेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट भी है कि आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, मार्केट आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगी, आपका स्केल बेहतर हो जाएगा। तो पहले तो रीट लाए, फिर रीट में हमने अपार्टमेंट्स बेचे, फिर वो अपार्टमेंट्स हमने डेवलप करके लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये हम कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि अब उन लोगों को एड्रेस करो जो पूरा अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको आप बोलें कि आप 100 फीट खरीद लो। तो 100 फीट वाले के राइट्स, ऑब्लिगेशंस, रिवॉर्ड्स आइडेंटिकल हैं वही जो पूरे अपार्टमेंट वाले के हैं। तो फिर इसीलिए लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। तो ये प्रॉपर्टी शेयर की जो प्रोडक्ट बनाई है, क्योंकि रीट में इन्वेस्ट करना आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू जाना पड़ता है इवेंचुअली। स्टॉक मार्केट की अपनी अवेयरनेस बहुत कम है। आज मेरा ख्याल है 5 लाख शेयर होल्डर बने होंगे, उनमें से भी 1,00,000-1,25 लाख तो पिछले साल ही ऐड हुए बिल्कुल हैं सही अवेयरनेस बढ़ने की वजह से, वरना तो 3 लाख 4 लाख की बात होती थी। आई डोंट नो कि एक्टिव कितने हैं। तो लेकिन रियल एस्टेट में इंटरेस्ट लेने वाले लोग जो हैं वो करोड़ों में हैं। बिल्कुल सही तो बात उसके लिए रियल एस्टेट को एक्सेसिबल बनाई है, तो वो हमने प्रॉपर्टी शेयर के थ्रू बनाई है। तो अब हम प्रॉपर्टी शेयर में वही प्रोजेक्ट जो हम रीट में डेवलप कर रहे हैं उसका पूरा यूनिट भी अवेलेबल है, और जो पूरा यूनिट नहीं ले सकता वो छोटे इन्वेस्टर के लिए भी अवेलेबल कर दिया। उसमें अपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें कमर्शियल स्पेस भी होगी, उसमें ऑफिसेज भी आएंगे। अब इस पोर्टफोलियो को ग्रो करेंगे। अभी मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था तो अभी तो सिर्फ आपकी रेजिडेंशियल थी और उसमें ये मेरे ख्याल में जो GRR की प्रॉपर्टीज़ है ये भी लिस्टेड थी। अगर मैं सिंपल उसमें देखूं, क्योंकि अब आपके पास खुद कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेड आपके पास आ गए हैं कि जिन लोगों ने पहले लिया था तो उनको 26% का IRR मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो 100 स्क्वायर फीट आज भी उसमें लेता है, आपकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, सो मोस्ट प्रॉब्ली कहीं ना कहीं रिटर्न उसको भी उतना ही मिलेगा जितना एक अपार्टमेंट जिसने पूरा लिया उसको मिलेगा। आपको अपने परसेंटेज ऑफ उसके ऊपर, ये ऐसे ही हो गया जैसे कोई बंदा DCR के 1,00,000 शेयर भी ले सकता है, कोई बंदा 5,000 भी ले सकता है। परसेंटेज वाइज दोनों का रिटर्न सेम होगा, लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी है आपने उतना बाय किया, आपको उसी लेवल के ऊपर मिलेगा नहीं, रादर मैं देन। एक चीज़ सबमिट करना चाहता हूँ। आप क्योंकि एजुकेशन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने पे पहला सवाल लोग पूछते हैं कि रिटर्न क्या आएगा। जी जी मेरी ये एक सबमिशन है जी कि जी इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि ये मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करे। जी जी तो डिसिप्लिन। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पहला सवाल होना चाहिए।
सो रियल एस्टेट सेफ और सिक्योर है, प्रोवाइडेड उसको कोई ऑथेंटिक सप्लायर लेकर आ रहा है विद ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स इन प्लेस, और उसका अपना फाइनेंशियल प्लान भी इन प्लेस है, और वो खुद को बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं हो रहा है। सो एक तो रियल एस्टेट मुझे इसलिए अच्छी लगती है, और ये दुनिया भर में रियल एस्टेट जो है वो 70% वेल्थ का सोर्स जो है वो रियल एस्टेट है। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड करेंसीज कमोडिटीज, ये रिमेनिंग 30% है दुनिया भर में। सो रियल एस्टेट, और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की सिग्निफिकेंस और भी है कि यहाँ कमी है रियल एस्टेट की, यानी कहते हैं कि 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। अगर आप देखेंगे तो घर भी नहीं मिलते हैं, स्कूल के लिए भी जगह नहीं मिलती है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं मिलती, वेयर हाउस नहीं मिलते, मॉल्स नहीं मिलते, यानी आप कोई भी नंबर उठाएं, कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, वो शॉर्ट है। सो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सेफ है, सिक्योर्ड है, नफ़ा बख्श है। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इसकी ट्रांसपेरेंसी का फुकदान है, वो हम रीट्स के ज़रिए लेकर आ रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पब्लिक को चाहिए कि वो थोड़ी एफर्ट करके उस इंफॉर्मेशन को पढ़ें। जैसे आपने देखा डॉल्मेन सिटी रीट की परफॉर्मेंस, मेरा नहीं ख्याल कि लोगों ने ध्यान से पढ़ा है इसको। सही बात है। वरना तो कोई भी आदमी जो किराए की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, मुझे समझ ही नहीं आती कि वो क्यों करेगा, वो डॉल्मेन सिटी रीट खरीदेगा। आज आप पूरी बना बनाया टावर खरीदें, आपके पास से के 50 करोड़ रुपए हैं, वो आपको 4% की यील्ड देगा। बिल्कुल सही बात। टेनेंट्स आपने ढूंढ के लाने हैं, बिल्डिंग आपने मैनेज करनी है, रिकवरी आपने करनी है, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी से वो सब आपका दर्द। यहाँ सब दर्द जो है वो डॉल्मेन ने ले लिया है, और आपको 6.5% का रिटर्न मिल रहा है डे वन। आपको टेनेंट्स भी नहीं ढूंढना है, वो भी कोई मैनेज कर रहा है। एजाज में मेरी अपनी प्रॉपर्टी है कमर्शियल एबटाबाद के सराउंडिंग में, एंड जब मैं डीसीआर की वीडियो भी बना रहा था, मैं सर पकड़ के बैठा था कि हम क्या करें अपने साथ भी ना, कि द प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज़ वैल्यू फार मोर एंड द रेंटल वी आर गेटिंग फार लेस। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 0.5 या 1% से भी कम है। सो मैं अपनी वालदा को भी ये कह रहा था, यार ये हम प्रॉपर्टियाँ लेके बैठे हुए हैं, हमें कुछ मिल तो रहा नहीं है। सो वो कहती है नहीं यार ये ना मैंने कहा प्रॉपर्टी लेना या होल्ड करना इज़ नॉट ए बैड एसेट टू हैव, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, और वो किस स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। किस स्ट्रक्चर बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपने बात की, कि अगर मैं उस प्रॉपर्टी को सेल करके एक बना बनाया प्लाजा भी ले लूँ, मैं टेनेंट्स कहाँ से ढूंढूंगा, मैं रिकवरी कहाँ से करूँगा, मैं अपना काम करूँगा कि मैं उस पर लगूंगा। कल को वो कहेगा सर बल्ब आपका नहीं चल रहा, यहाँ से पानी का मसला हो गया फिर वो जाके फिक्स कौन करेगा। इवन हमने अपने ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दिया हुआ था, हम बड़े खुश थे कि 2 फ्लोर है, ऊपर वाले नहीं है। जब वो टेनेंट्स निकले हैं तो हमारी कॉस्ट उससे ज़्यादा लगी है जितना हमने रेंटल लिया था। एंड देन वी थॉट कि यार हम रेंट पे क्यों दे रहे हैं ना, कि जस्ट फॉर द सेक एक जगह है यार आप दे रहे हैं, और फिर वो ऐसा हशर नशर हो जाता है कि आपको कुछ नहीं आती। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास एक्सेसिव कैश है तो ये सारे एवेन्यूज़ हैं जो आपको वो वाला सुकून तो नहीं दे रहे जो आपको फिजिकल में देख कर मिलता है, लेकिन वो रिटर्न्स वैल्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतर रिटर्न है। सो मैं अब खुद भी यही सोच रहा हूँ यार, ये वी नीड टू डिस्पोज ऑफ ऑल द एसेट्स जो कि हमारे पास इस तरह है जिसका रेंटल यील्ड ही नहीं है, एंड व्हाई नॉट टू होल्ड ए शेयर, और जस्ट लाइक के प्रॉपर्टी शेयर का जो आपका आइडिया है, इसमें आपके खुद आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंटल, और आप लोग माशाल्लाह जिस तरह डिलीवर करके वो कर लेते हैं, वो फार बेटर मेरे से मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक प्राइमरीली अपना काम भी कर रहा है और पैसिवली ये भी देख रहा है कि यार प्रॉपर्टी पे रेंटल आ रहा है, बिल्डिंग कैसे बनानी है। मैंने एक प्रॉपर्टी थी, जब भी मैं उसकी सफाई करा के कुछ बनाने लगता हूँ तो मुझे नोटिस आ जाता है कि यार आप बना नहीं सकते। मैं यार अगर बना नहीं सकता तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बेसिकली होल्डिंग सच प्रॉपर्टी। तो मैं लिटरली अब ये भी सोच रहा हूँ कि यार प्रॉपर्टीज़ को भी ना लोगों को डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए। किसी के 4 डिफरेंट प्लॉट 4 डिफरेंट एरियाज़ में है, प्लॉट के बस वो देखी जा रहे हैं कि ये 5 साल पहले 50 की थी, आज 70 की होगी है, वो 20 लाख पे खुश हैं। हालांकि इन्फ्लेशन आप कितनी चली गई है, उस 70 लाख रुपये से 1 रुपया भी आपको कैशबैक नहीं मिला, आप कोई रेंटल ले नहीं रहे। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ होल्डिंग ए प्लॉट जो कि आपको कुछ दे नहीं रही। सो एक जो पॉइंट मेरा था जो कि मैंने उस वीडियो में भी 72,000 में कहा था कि लोग पीपल इन्वेस्ट मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन होल्डिंग ए प्लॉट, जबकि वही इन्वेस्टमेंट अगर डीसीआर में करते तो वो नहीं मिलियंस के ऊपर उनको रेंटल ही फ्री में पड़ जाता, क्योंकि उसका डिविडेंड इतना ज़्यादा था कि आपको कुछ नहीं वो हो सकता था। एक जो बड़ा मिसट्रस्ट है वो यही है कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं एंड यू थिंक इट्स ए गुड प्रॉपर्टी टू ओन, 4 साल में आपकी डिलीवरी है और चौथे साल में आपको समझ आता है कि लिटिगेशन, अभी भी आपने देखा होगा वो जो सीडीए का एक प्लॉट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने अपार्टमेंट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो वो चल रहा था। सो इस तरह के फ्रॉड्स भी हैं जो कि आपको समझ नहीं आती है कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। आई थॉट कि एक्स प्राइम मिनिस्टर का भी फ्लैट था वहाँ पे,
अब हम जैसा आम बंदा अगर ये सोचे कि यार उनका फ्लैट था तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी तो ठीक होगी, लोगों ने जाके इन्वेस्ट भी इसीलिए किया क्योंकि बड़े बड़े नाम थे। इवेंचुअली नाउ पता चला जी कि वो सीडीए ने कहा था जी इस पे तो होटल बनेगा, ये अपार्टमेंट कैसे बन गए, सबको फारे करो बाहर करो। अब जिन लोगों ने करोड़ों की प्रॉपर्टियां ली थी उनको समझ नहीं आ रही कि ये हमारा क्या कसूर है, हमने तो किसी से परचेज किया था। सो उस केस में इवन रियल स्टेट की लिटरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस जगह पे ले रहे हैं, वो सीडीए से अप्रूव्ड है या अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, टेनेंट्स किस तरह आएंगे, रेंटल आपको किस तरह मिलेगा। ये सारी सरदर्दी आपको रीट की इन्वेस्टमेंट या इस तरह की प्रॉपर्टी शेयर जो आप लोगों की कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो रही है। रियल एस्टेट स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, जैसे आपने बताया कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ खरीदें, क्या बनाएं, कितने टाइम में बनाएं, किस तरह से उसको यूज़ करें, उसमें से यील्ड कैसे एक्सट्रैक्ट करें, ये सब स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस हैं। पाकिस्तान में ये बिज़नेस अभी इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे रीट्स नया कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कोई बहुत ज़्यादा वेल अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके प्रोफेशनल्स आपको नहीं मिलते हैं, आपको ट्रेन करने पड़ते हैं। तो ये बिजनेसेस सारे इवॉल्व हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान में कुछ होश हमेशा ऐसा होता है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, ऐसी कहानियाँ आपको बहुत मिलती हैं, ये प्लॉट मैंने 1 करोड़ का लिया था, ये 15 का हो गया। इस किस्म के जो छक्के लग जाते हैं, फिर उसमें लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये लगते ही रहेंगे। वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि एंटिसिपेशन में, स्पेकुलेशन में, पंटिंग में फ़र्क क्या होता है, और फिर वो सफ़र करते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंदर। तो रियल एस्टेट भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। और जो सप्लाई साइड पे भी चैलेंजेस हैं, अच्छे डेवलपर्स के नाम बताइए, आप एक हाथ पे गिन सकते हैं। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छी मैनेजमेंट कंपनीज, ये सब बिजनेस अभी इवॉल्व होना है। जी जी। ह्यूज पोटेंशियल है, गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है कि इसकी रेगुलेशन को सीधा करो। गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपरली फोकस अभी तक नहीं कर पा रही है, ऐसा लग रहा है। कभी ये पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है, कभी एकदम से आ जाता है कि बस लो कॉस्ट हाउसिंग में जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेगमेंट है। यानी अमीर आदमी का घर बनाना इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज वो अफोर्ड कर सकता है। गरीब आदमी का घर बनाना बहुत मुश्किल है बिकॉज आपने सही मटेरियल भी लगाना है, मार्जिन भी कम रखने हैं, सुपरविजन भी खुद ही करनी है, उस बेचारे को कुछ पता नहीं है। यानी आप इमेजिन करें अगर कोई आदमी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है 80,000 रुपये पे या लाख रुपए पे, वो अपने घर बनाने का टाइम कैसे निकाल सकता है? बिल्कुल सही बात। तो वो इदारे ही होने चाहिए, ऐसे लाइसेंस्ड एंटिटीज़ होनी चाहिए जो ये काम करें, और हुकूमत का काम है कि वो उनको जिम्मेदार गर्दाने। तो वो एक रीट का स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर, तो वो सरकार को इन तमाम इश्यूज को देखने की ज़रूरत है। अभी रियल एस्टेट टैक्स्ड है, हैवीली टैक्स्ड है। आप रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन करने जाएंगे, बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्रेडिट मिलेगा नहीं, और हुकूमत बोलेगी कि 11% तकरीबन आपके अपफ्रंट कॉस्ट आ जाती है। फिर उसमें से लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढने की वजह से मामला और ख़राब हो जाता है। अब आप किसी भी प्रॉपर्टी की मुझे वैल्यू बताएंगे और मैं आपसे कहूँगा कि इसकी सेल डीड दिखाइए, ऑलमोस्ट इम्प्रॉबेबल कि उसके ऊपर वही वैल्यू लिखी होगी। मेरा ख्याल है कि 99% केसेस में नहीं होगी। अदर देन रीट्स आपको वो वैल्यू मिलेगी। तो जब आप कैसे भरोसा करेंगे, आप कैसे उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन। ये सारे चैलेंजेस हैं, ये सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर आपने ये सेगमेंट सीधा कर लिया तो आपकी इंडिजिनस ग्रोथ सीधी हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी, हाउसिंग भी मिल जाएगी, एक्टिविटी भी खड़ी हो जाएगी। वो बोलते हैं 70 इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ी हैं, अमेरिका वाले बोलते नहीं 120 जुड़ी होंगी, अल्लाह जाने कितनी होंगी। मेज़, कुर्सियाँ, पर्दे, रंग रोग, सही बात है। न्यूमरस एक्टिविटीज, और ये सब इंडिजिनस है। आपको कुछ बाहर से कुछ नहीं लाना है। लोकल ज़मीन है, लोकल सीमेंट है, लोकल स्टील है, लोकली प्रोड्यूसर है, लोकली कॉन्ट्रैक्टर है, लोकली मजदूर है। हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इट कैन जनरेट एज वेल। कैन जनरेट एग्जैक्टली। और सर ये मुझे बताएं कि रीट में कोई बेनिफिट भी आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट या इस तरह का, या दिस इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल रीट का प्रॉपर्टी? सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन रीट के अंदर फोर्स्ड है। आपको भी अगर पाबंदी नहीं हो कोई चीज़ डॉक्यूमेंट करने की तो आप भी शायद नहीं करें, जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस। हमने आज क्या बातें की, इसको मिनट कर लो। अगर ये फोर्स्ड है तो आप करेंगे, नहीं है तो आप नहीं करेंगे। सो रीट का सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको देता है।
किस किस को अपॉइंट करना है, किस किस को क्या करना है, किस किस को क्या डिलीवर करना है, वो सब लिखा हुआ है कागज़ पे। और वो उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है? SECP। और फिर उसकी लिस्टिंग मैंडेटरी है, तो उसको मार्केट भी मॉनिटर कर रही है। फिर आप एक साइजेबल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स बढ़ जाते हैं, तो वो उसको बेनिफिट देते हैं। सो रीट का जो बेसिक बेनिफिट है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। उसमें एक एडवांटेज क्या है, तो दुनिया भर में रीट्स जो हैं ये पास थ्रू व्हीकल है, यानी रीट अपने पास प्रॉफिट रिटेन नहीं करती, वो 90% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर वो 90% मिनिमम डिस्ट्रीब्यूट करे तो उसको टैक्स नहीं लगता है। जो रिसीव कर रहा है प्रॉफिट उसको डिविडेंड टैक्स लगेगा, वो 15% है आज के दिन में, तो वो पे करती है। तो उस लिहाज से आप देखें तो रीट का बेनिफिट है। लेकिन रीट compete किससे कर रही है? इनफॉर्मल सेक्टर से। इनफॉर्मल सेक्टर है, ना वो अपनी रेवेन्यू आपको डिक्लेयर कर रहा है, ना वो अपनी कॉस्ट आपको डिक्लेयर कर रहा है, ना वो आपको प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है। सो हमने एक एनालिसिस किया एक प्रोजेक्ट का, किसको हम रीट में करें या आउटसाइड द रीट करें। तो जब हमने उस डेवलपर को बुलाया जो वो आउटसाइड द रीट कर रहा था कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो कि क्या बनेंगी, उसने FBR का रेट उठाया, रेवेन्यू लिखा, नीचे उसने लिखा कि मेरे 100 रुपये कमाऊंगा, नीचे मेरा नफ़ा जो है ना वो 1 रुपया दिखाऊंगा, बाकी सब कॉस्ट है। तो मैं 1 रुपया का प्रॉफिट दूंगा, उसमें से मैं 29% टैक्स दूंगा। सो उसका जो टैक्स उसने कैलकुलेट किया कि मैं जो दूंगा वो था 55 मिलियन। रीट पे जब हमने यही वर्किंग की तो रीट टैक्स पे करता 221 मिलियन, क्योंकि वो पूरा रेवेन्यू दिखाता, वो सिर्फ सही वाली कॉस्ट दिखाता, वो ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंट, ऑडिट, रेटिंग, तो वो सरकार को 4 गुना ज़्यादा टैक्स मिलता। लेकिन ऑन पेपर सरकार समझ रही है कि रीट को हमने बोला है कि वो टैक्स नहीं देगी, रीट तो आपको ज़्यादा टैक्स दे रहा है, 4 टाइम्स व्हाट एन ऑर्डिनरी डेवलपर इज पेइंग। सो वो ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन का जो बेनिफिट है ना, वो उसको शायद अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी अगर आप हुकूमत हैं और आपको प्लानिंग करनी है और आपकी आंखों पे पट्टी बंदी हो और अंधेरा हो, तो आप क्या प्लानिंग करेंगे? सही बात है। ये प्लॉट कितने का है? कल मैं एक साहब से मिला, वो हमारे ही प्लॉट को मुझे दिखा रहे थे कि उनको नहीं मालूम कि ये हमारा प्लॉट है, सही। और ये प्लॉट हमने खरीदा है, हमें मालूम है एग्जैक्ट प्राइस क्या है, और मुझे बोल रहे हैं उसकी 3 गुना कीमत बता के कि ये इतने का है। मुझे आपको किसने बताया? मुझे सबको पता है, किसी को पता नहीं है। ये जो डिस्पैरिटी है इंफॉर्मेशन का, इतना नॉइज है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सवालात हैं, ये वाकई चीज़ इतने की है या नहीं है, इससे भी पूछ लो, उससे भी पूछ लो, ब्रोकर से भी पूछ लो, यू नो व्हाट आई मीन। कंट्रोल नहीं है बिजनेस के ऊपर, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो बहुत खूबसूरत एक सिस्टम SECP ने क्रिएट किया है आफ्टर ईयर्स ऑफ एफर्ट्स। 2008 से लगे हुए हैं ये लोग, पहली रेगुलेशन आई थी, तो 18 साल तो यही हो गए। इज दिस पॉसिबल कि जितने भी डेवलपमेंटल खास तौर पे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग जो बना रहे हैं, they come under the umbrella of REIT before offering to any public? They need to structure it like a REIT, पब्लिक पे लिस्ट करे लोगों को जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, डॉक्यूमेंटेशन हो, जो डेवलपर है उसको भी बेनिफिट नज़र आए यार कि कंपैरेटिवली बाइंग लिस्टेड और 90% मैं अगर कर देता हूँ तो मुझे बेनिफिट ये है कि टैक्सेशन नहीं है, लेकिन चलो जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो अपने एंड पे दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए विन विन फॉर एवरीवन, रादर देन कि आप छुपा कर वही जिस तरह आपने किया एक डेवलपर ने या इस तरह करके वो कर रहा है। तो अगर वो उस तरीके को समझे तो वो कितना बेनिफिट ज़्यादा कमा सकता है। हमारा बैंकिंग सेक्टर क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है? रेगुलेटर अच्छा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा है, वो अच्छे से अच्छे लोग आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो और ज़्यादा अच्छे लोग लेकर आ रहे हैं, और अच्छे सिस्टम लेकर आ रहे हैं। रियल एस्टेट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? पैची, एट बेस्ट बिल्डिंग कंट्रोल के रेगुलेशन होंगे, एट बेस्ट। बाकी सारा बिजनेस जो है वो रेगुलेशन के बाहर है। सो हमको रीरा बनाने की ज़रूरत है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और बेस्ट प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। UAE को फॉलो कर लें, सिंगापुर को फॉलो कर लें, मलेशिया को फॉलो, किसी को भी आप ला सकें और अपने लोकल एलिमेंट्स उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सो ये मेरा ख्याल है कि ये एक होना चाहिए हमारा फोकस। अभी जो आपकी लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ है ऑन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और फ्यूचर में क्या हम और प्रॉपर्टीज़ भी इस पे देख सकते हैं जो आ रही है? मैं देख रहा था ज़्यादातर रेजिडेंशियल ही अभी आपने लिस्ट की हुई है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डिमांड एक्चुअली रेजिडेंशियल की है, स्पेशली कराची में। तो ऐसा लगता है कि आप
तो बहुत सारे घर चाहिए। आई एम श्योर लाहौर इस्लामाबाद में भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही बात। अभी जैसे आपने देखा डॉल्मेन सिटी रीट पहली रीट थी, फिर ग्लोब आई, फिर सिग्नेचर आई। अभी 2 और रीट्स हमारी जो हैं वो पाइपलाइन में है लिस्टिंग के लिए। एससीसीपी में हम गए हुए हैं। एक नया नाजमाबाद अपार्टमेंट रीट कहलाती है, उसके नीचे रिटेल है और उसके ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह एक और है राहत रेजिडेंसी रीट बोलते हैं, उसमें भी नीचे दुकानें हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, तो वो लिस्टिंग में है। इसके अलावा जो रूडा का प्रोजेक्ट है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, सैफायर बे और एमरल्ड बे, वो हम 2 कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6000 एकड़ पे वो बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट हो रही है। वो भी रीट के स्ट्रक्चर में हो रही है। और इसकी जो आप रीट्स की बात करें, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी शेयर साइट के थ्रू, इसके थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं जब प्रॉपर्टी रीट शेयर के थ्रू, यानी ये जो जी वो हम ऑफर कर अभी तक नहीं किए हैं। जब वो उनको सेल में लाएंगे तो उनको भी प्रॉपर्टी शेयर में लाएंगे। बिल्कुल इसी सही तरह है। लाहौर सीबीडी में हम लोग बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना रहे हैं, मिक्स यूज़, वो है। इस तरह इस्लामाबाद में हम लोग रिफा मेडिकल सिटी का हेल्थ केयर रीट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है वो प्रोजेक्ट। इसी तरह इमारात का हम एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं रीट के अंदर। इस तरह डॉल्मेन लाहौर है, वो हम रीट में लेकर आ रहे हैं। डॉलमेंट का जो लाहौर वाला है वो लाहौर रीट वाला में आ रहा है वैसे? रीट फॉर्म हो चुकी है, अभी उसको रीट में ट्रांसफ़र करना बाकी है, वो कर रहे हैं। इसी तरह डॉल्मेन इस्लामाबाद लेकर आ रहे हैं, डॉल्मेन सिटी इस्लामाबाद। ये कहाँ पे बन रहा है? फेज़ 2 DHA में। DHA फेज़ 2 के अंदर। जी, ये बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। अभी हम लोग लॉन्च करने के प्रोसेस में हैं। सुरजानी कराची में एक बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट कर रहे हैं, 150 एकर्स पे अप्रोक्सीमेटली, और उसका भी हमने इनिशियल इंटरेस्ट मार्केट में फ्लोट किया तो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया। उससे वी फील वेरी कॉन्फिडेंट कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग 3-4 साल से लगे हुए थे, विसिनिटी को डेवलप किया। कोई 4 किलोमीटर्स की बहुत खूबसूरत सा वो जगह बनाई है, वो भी रीट के अंदर है। 2 रीट्स हैं। तो सारी अब डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं वो रीट के स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। और ये जितनी भी चीज़ें आपने की हैं ये सारी लिस्ट होंगी अभी सारी लिस्ट होंगी आईपीओ के थ्रू, जो प्रोसेस था, जैसे सिग्नेचर था या GRR था, ग्लोब था, वो। बिल्कुल। अच्छा, एक मैंने चीज़ पूछनी थी। अभी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहाँ पे वो लोगों को जो पहला घर बनाना चाह रहे हैं, हाउ दे कैन बेसिकली, यानी 1 करोड़ पे तक की भी फाइनेंसिंग वो इशू करें। आई थिंक 50,000 यूनिट्स उन्होंने करने हैं। एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, इफ एनीवन कैन बाय थ्रू दिस, कैन बेसिकली आल्सो यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। कोई इस तरह की वर्किंग आप लोगों के एंड पे है? ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑल्दो सरकार हमेशा टू लिटिल टू लेट, उनका जो रिफॉर्म्स होते हैं उस पर आप बहुत आसानी से ये कह सकते हैं। यानी कीमतें पिछले 2-3 साल में तो जो इन्फ्लेशन रही है और जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई है, तो सिग्निफिकेंट जंप आ गई। तो सरकार ने उस लिहाज से लिमिट नहीं बढ़ाई, यानी 1 करोड़ अब कम लग रहा है। मैं तो सर ढूंढ रहा था, मुझे तो प्लॉट नहीं मिल रहा था करोड़ का। हाँ, कोई नहीं मिलेगा, है ना। इस लिमिट को बढ़ाने की ज़रूरत है। 30 मिलियन तक ले जाएं, 40 मिलियन तक ले जाएं, ताकि जो प्रोफेशनल, सबसे पहले हमें प्रोफेशनल्स को ये उनका कंसर्न एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। यानी लेक के अगर आपने ये मसाइल हल कर दिए तो लेक कैन क्रिएट जॉब फॉर 1000 मोर पीपल। सही बात है। एक आम आदमी का अगर आपने मसला हल किया तो उसी का मसला हल हुआ, या उसकी फैमिली का मसला हल हुआ। प्रोफेशनल्स का जब मसला हल होता है ना तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है उसका। तो एक तो हमें पहले उस कैटेगरी को एड्रेस करना चाहिए कि जो लोग प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, वो पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, उनको आप इनकरेज करें। वो 1 करोड़ उनके लिए नहीं है, ये 1 करोड़ मेरे ख्याल है कि अट्रैक्टिव होगा लेबरर के लिए। वो फैक्ट्री वाला जो है उसका इतना बड़ा प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट भी नहीं है, और वो अवेल भी नहीं कर पाता है, बिकॉज उसकी अवेयरनेस, उसकी लिटरेसी, उसका कोलेट्रल, उसकी इनकम सपोर्ट, मुझे नहीं मालूम कि जो फैक्ट्री के वर्कर हैं उन्हें कितने पैसे कैश में मिलते हैं, कितने एक्चुअल मिलते हैं बुक पे। इनकम वेरीफाई कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा बैंक, और बैंक कितना कंफर्टेबल फील करेगा वीक क्रेडिट को लेंड करते हुए। ये तमाम इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा स्टेप है और ये करना चाहिए। मेरे ख्याल में क्या है कि आप बजाय के वीक क्रेडिट को क्रेडिट एक्सटेंड करें, आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट एक्सटेंड करें। आप रीट को 5% पे लोन दें कि आप बिल्डिंग बनाओ, जब बिल्डिंग बन जाए उसी को आप दे दो उस आदमी को जिसको आप 5% पे लोन दे रहे हो।
क्योंकि वो जो आदमी 5% का लोन अवेल कर रहे हैं ना, वो घर अपना नहीं मॉनिटर कर सकता, ना वो प्रोक्योरमेंट कर सकता है, ना वो अप्रूवल ले सकता है, ना वो डिज़ाइन कर सकता है, ना वो एग्जीक्यूशन को मॉनिटर कर सकता है। इंस्टीट्यूशन ये एक्टिविटी कर सकता है। तो इस स्कीम को थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है। इस स्कीम में फॉर एग्जांपल ऑफ प्लान फाइनेंसिंग नहीं है, यानी आपने आज अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया रीट ने, तो वो अपार्टमेंट नहीं खरीद सकता वो आदमी इस लोन से, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो अपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, उसका टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए आज ही के दिन। ये ट्रांसफ़र होना है 5 साल के बाद। तो ये स्कीम में ये रिविजन्स करने की ज़रूरत है और ये इंस्टीट्यूशंस के थ्रू काम करने की ज़रूरत है। और अगर ये लिंक कर दे रीड के साथ, सो इट विल बी अ मैसिव जी, सक्सेस कि आपको बिल्कुल पता है कि यार ये लिस्टेड है, इतनी गवर्नेंस एग्जैक्टली, इसकी, लाइसेंस्ड एंटिटी है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसईसीपी उसको मॉनिटर कर रहा है, फिर लिस्टेड पीएसएक्स ऑन उसको पीएसएक्स में है, उसको देख रहा है, फिर वो उसकी ट्रांसपेरेंसी रेटिंग भी अपने। करवा रहा है, फिर उसकी ऑडिट भी करवा रहा है। हाँ बहुत बेनिफिट है इस एक्टिविटी के। हाँ, और इसमें दूसरा बेनिफिट ये भी है कि मे बी समवन माइट नॉट बी एबल टू गेट ए लोन ऑफ 1 करोड़, मे बी 30 लाख पे अगर वो उसकी पार्शल पे, फ्रैक्शंस पे या आपकी जी प्रॉपर्टी जी शेयर पे जी, वो 30 बिल्कुल। लाख का ही पोर्शन कर ले, उस 30 लाख के रेंटल की इनकम से शायद वो अपने महीने का रेंटल प्लस कुछ सोर्स ऑफ इनकम बना दे, यस यस। और मे बी बाद में इनकम हो रहा है तो वो और ऐड करके एक पूरा प्रॉपर्टी एसेट बना भी दे। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ डूएबल। ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को एक फोकस करके हाउसिंग को और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ करके करूँगा, क्योंकि अभी मैं आपके प्लान्स में देख रहा था, आई थिंक पीस अपार्टमेंट्स पेमेंट प्लान एक मेरे सामने है, जीआरआर जो कि लिस्टेड कंपनी, उसका भी प्लान है। बताने का मकसद ये है कि ज़्यादातर लोग जब इवन कोई प्लॉट भी लेते हैं, प्लॉट के ऊपर जब आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो 2-3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बन रही होती है, जो कि क्वार्टरली पे आपने देनी होती है, वो भी प्लॉट डेवलप करके आपको मिला नहीं है। जो ये 100 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, और ये आज की तारीख में आई डोंट नो कि जब आप 2-3 साल बाद देखें तो ये रेट्स ऊपर भी जाएंगे। तो जब हम ये मई 2026 के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की तारीख में तकरीबन जो 100 स्क्वायर फीट पीस अपार्टमेंट का जो पेमेंट प्लान मेरे पास पड़ा हुआ है, उस पर आपको जो 20% अपफ्रंट बुकिंग पेमेंट देनी पड़ेगी, वो सिर्फ 3,20,000 रुपया है। और अगेन ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो तकरीबन 16 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट की जगह 16 लाख रुपए की जो भी बनती है। और उस पे आपका जो मंथली प्लान है, जो कि इंस्टॉलमेंट 1 to समथिंग, वो मैं देख रहा था, सिर्फ 1% आपने मंथली पे करना है। मकसद ये बताने का है कि अगर आप ऑलरेडी 15-20 हज़ार रुपया सेव करके उसको कैश में रख रहे हैं, अगर आप ये एसेट ले लें, आपका एसेट भी बनता रहेगा, आपकी सेविंग भी होती रहेगी, और मे बी अगर आप उसको, मैं तो देख रहा था इंस्टॉलमेंट नंबर 76, यानी कि ये तकरीबन आपकी 6 साल से ऊपर का प्लान आपने दिया हुआ है ऐसे, तो आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट नंबर 76 जो है वो 20,000 रुपया है। तो टोटल वैल्यू जो आपने किस्तों में 16-16 हज़ार रुपया देनी है, वो 16 लाख रुपए के ऊपर है। बाय द टाइम आप आखिरी किस्त दे रहे होंगे, देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी वही 16 लाख रुपए शायद 30-35-40 लाख रुपए तक का भी हो जाए। तो अगर आपने ना इस तरीके से देखो, ज़्यादातर लोग जो पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं उनको लगता है ये तो अमीरों की बातें कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए है नहीं। अगर आप लोग ऑलरेडी 15 से 20 हज़ार रुपया मंथली सेव कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए है। शेयर प्रॉपर्टी शेयर इज़ फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए बिग अपार्टमेंट, मे बी दे आर एबल टू बाय 100 स्क्वायर फीट। थोड़ी थोड़ी सेविंग करें, मे बी अगर आपके पास दूसरे तीसरे साल में पैसे ज़्यादा हो जाएं तो मे बी 100 स्क्वायर फीट और ले लें, कि 20,000 रुपये की जगह आप 30,000 35,000 रुपया सेव करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। जो दूसरी मैं देख रहा था, जिस तरह जीआरआर की बात की, 3 बेडरूम 1750 स्क्वायर फीट का जो इनका बना था, वो 14 लाख रुपए का मैं देख रहा हूँ। 100 स्क्वायर फीट के ऊपर जो प्लान बन रहा है, उसकी जो बुकिंग है 20%, दिस इज़ 280,000 रुपीज़, जो कि इंस्टॉलमेंट इन्होंने जीआरआर की 16 इंस्टॉलमेंट में कहा हुआ है। और आई थिंक दिस इज़ ए मंथली इंस्टॉलमेंट विच ट्रांसलेट इनटू 70,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। सो एक आपके पास 1% का प्लान भी है, एक आपके पास 5% के ऊपर भी प्लान है कि आप 5% जो कि 70,000 रुपया बनता है। बुकिंग की प्राइस सिर्फ 2,80,000 रुपया है। और अगेन मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, रादर देन कीपिंग योर मनी इन कैश, इफ़ यू बाय ए प्रॉपर्टी या कोई एसेट ले लें जो कि अप्रिशिएट हो रहा हो, एटलीस्ट आपकी वैल्यू जब आप 3-4 साल बाद देखेंगे, वो अप्रिशिएटेड वैल्यू में आपको बेहतर रिटर्न देगा, रादर देन आपके बैंक अकाउंट में आपको मे बी 5-6% आफ्टर टैक्स के ऊपर कोई प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। सो आई थिंक एजाज भाई, इसमें वट
एज एन इन्वेस्टर्स वी आर एक्साइटेड कि जो माशाल्लाह रीट की बात की, और एज एन इन्वेस्टर जो कि प्रॉपर्टीज़ में लेना चाह रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ नीड ऑफ एन आवर। लोगों के पास वाकई इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो बिल्ड कर सके, लेकिन अगर उसको प्लान करके थोड़ा थोड़ा करके वो बिल्ड कर ले, मे बी दे आर एबल टू बाय द होल प्रॉपर्टी आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, जो कि अभी शायद वो ख्वाब ही देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी जी लेने। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। चलें, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं इंशाल्लाह जब ये प्रॉपर्टीज़ आईपीओज़ होंगी तो हम एक शायद डिस्कशन और भी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में जो आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से डीसीआर, मैं तो इवेंचुअली इस डिस्कशन से एक और मुझे पता चला कि मैंने एबटाबाद की प्रॉपर्टी सेल करके क्या करना है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल। और मेरे ख्याल में वो सब लोग जो कि प्लॉट लेकर बैठे हुए हैं, मे बी यू नीड टू लुक एट स्टॉक मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। डीसीआर स्टिल इज़ समथिंग जो 95% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है। जीआरआर में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, 10 रुपये के ऊपर आईपीओ हुआ था, 8.5 रुपये का डिविडेंड दे दिया है। अभी जून के ऊपर जिन लोगों ने आईपीओ में किया था उनके पैसे पहले ही वापस हो गए हैं और ऑलरेडी शेयर की प्राइस 20 रुपये से ऊपर जा रही है। फिर जो लोग अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, आई थिंक उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करके बल्कि उस प्रॉपर्टी को ओन करके, और उसमें सरदर्दी भी कोई नहीं है, ये लोग खुद मैनेज कर रहे हैं, ये आपको रेंटल भी दे रहे हैं, ये लोग खुद डेवलप भी कर रहे हैं। ये अगर आप सिर्फ टाइम का सेविंग देख ले अपनी, तो वो शायद उससे कहीं ज़्यादा है जितने की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो आप अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने टाइम को भी वैल्यू करें, और जिन लोगों को ये काम आता है उन लोगों को दें, रिगार्डलेस कि वो रीट में लिस्टेड हैं या डेवलप कर रहे हैं। आई थिंक ऑल द थिंग्स दे आर डूइंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर कोई काम कर रहा होगा। सो बेहतर है कि आप इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, इनके थ्रू आप प्रॉपर्टी को ओन करें, या स्टॉक मार्केट के थ्रू, या एक्चुअली उस पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके यू विल गेट बेटर रिटर्न्स। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।